अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 27 अप्रैल 2021 और मैं एक ख़ास चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये एक सादा सा एक लीमू है, लेमन है। अगर आप सुबह और शाम नीम गर्म पानी में इसके जो 2 बड़े चम्मच होते हैं जिसको हम टेबल स्पून कहते हैं, उनको अगर इस लेमन को उसमें डालें और उसको सुबह और शाम पिएं आप, क्योंकि आजकल रमज़ान है तो जाहिर है आप सहरी से पहले और रात के वक्त किसी वक्त पी सकते हैं। तो ये जो लेमन होता है, ना सिर्फ ये कि इसके अंदर विटामिन सी है बल्कि ये एंटीऑक्सीडेंट भी है जो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। इसी तरह से जो विटामिन डी है उसका लेवल आप चेक करवाएं और अगर आपका लेवल 30 से 100 मिलीग्राम पर एमएल के दरमियान है तो ये नॉर्मल लेवल है। लेकिन अगर लेवल आपका 30 मिलीग्राम पर एमएल से कम है तो आपको विटामिन डी की कमी है, और अगर आपका लेवल 100 या 150 मिलीग्राम पर एमएल से ज्यादा है तो फिर इसका मतलब है आपके जिस्म में ज्यादती है। अब जो विटामिन डी है इसको हम कहते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर, और इसका डायरेक्ट ताल्लुक है कि हमारी जो सांस की नालियों में होने वाली इंफेक्शंस होती हैं, अगर हमारे अंदर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन डी की कमी हो तो ये बीमारियां ज्यादा होती हैं। और पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, क्योंकि वो उनका लोकेशन ऐसी है दुनिया में कि उनका जो स्किन का कलर है वो डार्क होता है। ये दोस्तों इसलिए डार्क होता है कि साल के ज्यादातर अरसे में जो सूरज की अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन है वो हमें सीधी पड़ती हैं, तो हमें कैंसर ना हो स्किन का, हमें बर्निंग ना हो, तो इसके लिए हमारे जो स्किन के अंदर ज्यादा से ज्यादा मेलानिन होता है, पिगमेंट। लेकिन यही मेलानिन फिर हमारे जिस्म के अंदर जिन अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस को नहीं जाने देता, तो यही रेडिएशन 90% विटामिन डी बनाती हैं। इसी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनमें विटामिन डी की बहुत कमी पाई जाती है, 80 to 90% लोगों में। और इन्हीं लोगों में फिर सबसे ज्यादा जो सांस की नालियों की इंफेक्शन है वो प्रॉब्लम करती हैं। और यही सोचा गया है पूरी दुनिया में कि आजकल जो इंडिया में बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस की वजह से लोगों को नुकसान हुआ है, और जो आप लोग दिन रात ये देखते हैं कि वहां पे आपको सड़कों पे लोग नजर आते हैं, वहां पे आपको लोग नजर आते हैं कि बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स भर चुके हैं मरीजों से और हर तरफ ऑक्सीजन की कमी की बात की जाती है। तो बहुत बड़ी वजह ये है कि वहां पे लोगों में जो उनके अंदर जो विटामिन डी की कमी है, तो साइंटिफिक जो दुनिया है वो ये सोचती है कि वो कमी जो है वजह बनी है इन कोविड के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशंस का। तो दोस्तों ये तो एक टिप थी कि ये एक सादा सा तरीका है कि आप घर में कर सकते हैं। अगर आपके लिए मुमकिन नहीं है सूरज की रोशनी में बैठना, तो आप विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए कोई ना कोई मेडिसिन जरूर लें। और हम खासतौर पे रिकमेंड करते हैं कि वो दवाई लें जो आप रोजाना की बुनियाद पे ले सकें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे बहन और भाई विटामिन डी के इंजेक्शंस पीते हैं जो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट के बराबर होता है। लेकिन हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आप कोशिश करें कि रोजाना की बुनियादों पर सुबह और शाम या रोजाना दिन में एक दफा आप इस तरह विटामिन डी लें कि कम से कम आपके जिस्म में 1000 जो इंटरनेशनल यूनिट है वो एक दिन में जरूर जाए। और अगर आपकी उम्र ज्यादा है और अगर आप बुढ़ापे का शिकार हैं तो उस सूरत में आपको कम से कम 1500 इंटरनेशनल यूनिट एक दिन में लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई गुर्दों के ऐसे मसाइल का सामना है कि जिसमें आपको किडनी के स्टोन्स बनते हैं, पत्थरियां बनते हैं, तो बेहतर यह है कि आप विटामिन डी हर सूरत चेक करवा के और उसके बाद दवाई शुरू करें। और अगर आपको जरूरत होती है तो आप 1 से 2 महीने के बाद ये विटामिन डी का लेवल दोबारा चेक करवा सकते हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में जो नए केसेस की तादाद है वो है 4825, और गुज़िश्ता 24 घंटे में जो लोग कोविड की वजह से दुनिया से चले गए हैं उनकी तादाद है 142 से जायद। बहुत अच्छी खबर पाकिस्तान में ये आई है कि कल असद उमर जो हैं, हमारे जो प्लानिंग के और स्पेशल इनिशिएटिव के जो वजीर हैं और जो एनसीओसी को भी हेड करते हैं, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है ट्विटर के जरिए कि पाकिस्तान में आज से यानी 27 अप्रैल से वो तमाम लोग जिनकी उम्र 40 साल या उससे जायद है, तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसका आगाज कर दिया गया है। और अभी मुझे हैदराबाद यानी सिंध से हमारी एक बहन है, तो उन्होंने एक मैसेज किया कि उन्होंने और उनके हस्बैंड ने 1166 पे अपना नेशनल आईडी कार्ड का जब नंबर भेजा है, तो उनके जो हस्बैंड हैं जिनकी उम्र 40 और 50 साल के दरमियान है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। लेकिन अभी जो ये हमारी बहन है इनकी रजिस्ट्रेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक फैमिली में गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि एक वक्त में बहुत सारे लोगों की बजाय मुख्तलिफ फैमिलीज के लोगों को रजिस्टर किया जाए, और जैसे जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होती है तो मजीद ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्टर किया जाए।
और साथ ही आज से वो तमाम लोग जिनकी उम्र 50 साल से जायद है वो और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो वो किसी भी सेंटर में जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। उनको मैसेज की ज़रूरत नहीं होगी अगर उनकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा से ये कहता था कि जिस दिन पाकिस्तान में 40 साल या उससे ज़ायद उम्र के लोगों को वैक्सीन लगने के अमल का आगाज़ हो गया तो उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह डेथ रेट जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। इन्फेक्शन का रेट चाहे फौरी तौर पे ना ड्रॉप हो क्योंकि इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं यंग लोगों में, लेकिन जो खुदा न खास्ता डेथ्स होती हैं वो होती हैं बुजुर्गों में। और इस वक्त हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं कि एक ऑप्शन तो ये है कि हम जैसे कि बरतानिया ने फौरी तौर पे अपने लोगों की अक्सरियत को उन्होंने वैक्सीन की और उसके बाद वो अपना जो कर्व है उसको नीचे लेके आए, इन्फेक्शन का भी और डेथ रेट का भी। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरह अपने मुल्क को लॉकडाउन में रखें, चाहे हम वैक्सीन ना लगाएं, लेकिन यह भी एक तरीका है इन्फेक्शन और डेथ रेट्स को कम करने का। लेकिन जो दरमियान का तरीका है जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सूट करता है वो ये है कि पाकिस्तान किसी हद तक लॉकडाउन भी रखे जिसको हम स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं या सिलेक्टिव लॉकडाउन कहते हैं कि जिन एरिया में पॉजिटिविटी ज्यादा होती है तो वहां पे लॉकडाउन लाजमी किया जाए और उसके बाद साथ साथ कोशिश करे पाकिस्तान के अपने लोगों को वैक्सीनेशन दे और खास तौर पे वो तमाम लोग जिनकी उम्र 40 साल से जायद है या अगर 40 साल से कम है लेकिन उनको कोई ना कोई बीमारियां हैं जैसे गुर्दों की बीमारी है, जिगर की बीमारी है या खुदा न खास्ता दिल का मसला है तो उनको भी तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाई जाए। तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान में डेथ रेट बहुत कम हो जाएगा। इसी चीज को देखते हुए क्योंकि पाकिस्तान में जो एसओपीज हैं उसको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि आप बाजारों में जाएं, आप मार्केट्स में जाएं तो मैक्सिमम लोगों की कोशिश होती है कि शायद अपना ना जानने की वजह से वो मास्क को सही तरीके से नहीं पहनते, वो या तो पहनते नहीं हैं और इसके अलावा भी लोग जो है मुख्तलिफ मार्केट्स में इकट्ठे हो जाते हैं या बदकिस्मती से जो हमारे मजहबी और सियासी जो लोग हैं वो उनके जुलूस जो होते हैं वो तो बहुत बड़ी वजह बनते हैं इस तरह की वबा में बढ़ोतरी करने की। तो इसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि अगर लोग पुलिस से कंट्रोल ना हुए या एसओपीज को फॉलो ना किया तो फिर आर्मी को बुलाया जाएगा और यही हुआ है गुज़िश्ता रोज यानी सोमवार से पाकिस्तान में एक आर्टिकल है 245 उसके तहत पाकिस्तान के 16 बड़े जो शहर हैं जहां पे पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब ये कि वहां पे लोग एसओपीज को फॉलो नहीं करते बिल्कुल, तो वहां पे आर्मी को बुला लिया गया है। वहां पे जो लेफ्टिनेंट कर्नल के लेवल का जो उनका अफसर होगा तो वो जिला की सतह पे और डिवीजन की सतह पे ब्रिगेडियर के लेवल का जो ऑफिसर होगा वो इंप्लीमेंट करवाएगा सिविल हुकूमत के साथ मिलकर एसओपीज को। और कल लाहौर में भी यही हुआ क्योंकि जो 16 बड़े शहर हैं उनमें मुजफ्फराबाद शामिल है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से, कराची और हैदराबाद शामिल है सिंध से, और पेशावर और मर्दान, चारसदा और नौशहरा ये शामिल हैं केपीके से, और पंजाब में जो है वो रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर जैसे जो बड़े शहर हैं ये शामिल हैं और इस्लामाबाद भी शामिल है इन 16 शहरों में। तो ये क्यों किया गया? क्योंकि एक बड़ा मशहूर जुमला है, कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। अगर आप इंडिया की खबरें देख रहे हैं और आप लोगों को समझ आती है कि सड़कों पे लोग गिरे पड़े हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, एक एक जो हॉस्पिटल का बेड है उसके ऊपर आपको 2-2 लोग नजर आते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की शदीद किल्लत है और लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से सड़कों के ऊपर अपनी जान दे रहे हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं उनके दरवाजों पर जान दे रहे हैं। और पूरी दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो अब अमेरिका, बरतानिया और भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं वो अब इंडिया में ना सिर्फ एक ऑक्सीजन भेज रहे हैं बल्कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक आला होता है तो वो भी भेज रहे हैं। इसके ऊपर कल मैंने अपना जो मेन चैनल है उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, आप इसको विजिट कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। तो ये क्यों हुआ? ये तमाम जो अमवात हैं, ये जो तमाम इतना बड़ा डिजास्टर है, ये प्रिवेंटेबल था, ये बचाया जा सकता था इंडिया में अगर उनकी लीडरशिप होश के नाखुन लेती और इस चीज़ का ख्याल रखती कि 3 ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने इंडिया में डिजास्टर को जन्म दिया है। एक तो वहाँ पे जो मजहबी रसूमात थी पिछले 3 महीने से, खास तौर पे कुंभ का मेला और होली, वहाँ पे इस कदर लोगों का इज्तिमा हुआ कि आखिरी दिन कुंभ के मेले में 20 लाख लोग इकट्ठे हुए और कोई एसओपीज नहीं थे, जिसने सबसे बड़ा जो वजह बनी इंडिया में इस डिजास्टर की। दूसरे नंबर पे वहाँ पे आईपीएल है
और जो वहाँ पे आईपीएल है 2021 का, वो आजकल जारी है और शुरू के तमाम मैचेस जो हैं इंडोर थे। यहाँ तक कि गुजरात में एक मैच में 1,30,000 लोग भी वहाँ पे मौजूद थे बगैर एसओपी को फॉलो करते हुए। और आखिर में वहाँ पे जो 5 रियासतों में होने वाले जो इंतखाबात हैं, उनके जितने भी सियासी जुलूस थे, वहाँ पे भी कोई एसओपीज को फॉलो नहीं करता था और ये नाकामी थी। और ये इसको मैं इग्नोरेंस कह सकता हूं कि उन लोगों को नहीं पता था, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को, कि ये जो वायरस है ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है। और पूरी दुनिया ने फिर इसका नतीजा देखा। पाकिस्तान इसी नतीजे से बचना चाहता है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा टारगेट यह है कि वो इंडिया जैसी तबाही से बच जाए और उसमें पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो हमेशा से पाकिस्तान के लोगों के लिए जिसने मुस्बत किरदार अदा किया है, चाहे वो बॉर्डर्स हो या मुल्क के अंदर हो, तो ये मदद को आई है पाकिस्तान के लोगों की। और उम्मीद यही है कि अगले आने वाले 3 हफ्ते उनमें अगर सख्ती से एसओपीज को पे अमल करवाया गया तो आप लोगों को बहुत बड़ी तब्दीली नजर आएगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता सियासी या मजहबी लोगों के सामने अगर आप ये इंप्लीमेंट ना करवा सके तो फिर ये हमें खुदा न खास्ता ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे हम इंडिया में देख रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो बड़े शहर हैं, खासतौर पर अगर मैं लाहौर की बात करूं, तो यहाँ पे जो वेंटिलेटर्स की ऑक्यूपेंसी है, कि जितने वेंटिलेटर्स पे मरीज हैं, तकरीबन वो 95 और 100 के दरमियान परसेंटेज हो चुकी है। और इसी तरह जो आईसीयूज के बेड हैं वो भी 98% ऑक्यूपाइड हैं। खुद सोचें कि अब ये जितनी भी एक्सपोनेंशियली ये बढ़ेगी, ये इन्फेक्शन बढ़ेगी, यानी जब ज्यादा से ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान का जो और नाट है वो 1 से कहीं ज्यादा है। यानी कल जो बाबर इफ्तिखार हैं, मेजर जनरल, जो डायरेक्टर जनरल आईएसपीआर हैं, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इंतहाई खौफनाक एक हकीकत का हमें पता चला कि वो ये कि पूरी दुनिया की जो पॉजिटिविटी की रेशो है, यानी अगर वो 2.12 है तो पाकिस्तान में अब पॉजिटिविटी की रेशो सबसे ज्यादा हो चुकी है, जो कि 2.16 है वो दुनिया के हिसाब से। तो ये चीज काफी खौफनाक है। इसको अगर ना रोका गया तो फिर ये हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं, खुदा न खास्ता, वो भी ऐसे भर सकते हैं। सबसे आखिर में मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि एक नई जो स्टडीज आई हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि गुज़िश्ता साल मार्च से लेके अप्रैल 2020 में जो दुनिया के 18 ममालिक में और 43 जो मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ के 100 जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की। और ये जो स्टडी कंडक्ट की, ये 2130 जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनके ऊपर की गई। तो इसने ये बताया कि वो तमाम खवातीन जिनको प्रेगनेंसी होती है, तो वो 20 गुना उनमें शरह अमवात ज्यादा होती है बनिस्बत उन खवातीन के जो प्रेग्नेंट नहीं थी। लेकिन उसी वक्त साथ में हमने ये समझना है कि अभी तक जो वैक्सीनेशंस लगी हैं, उनके जो ट्रायल्स हुए हैं, उसमें वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट प्रेग्नेंट खवातीन में नहीं आया। तो जब हम इन दोनों चीजों को इकट्ठा करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो तमाम खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनको वैक्सीनेशंस करवानी चाहिए, क्योंकि उसमें नुकसान नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि दोस्तों ज़हन में रखें कि जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं वो ज्यादा उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते, लेकिन जब एक दफा उनमें इन्फेक्शन हो जाए तो उनमें कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इन कॉम्प्लिकेशंस में शामिल है प्री टर्म बेबीज का होना, यानी वक्त से पहले होना, और सी सेक्शन को होना। और सी सेक्शन के दौरान जहन में रखें कि जो बेबी को कोरोना वायरस लगता है उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरह प्रेग्नेंट खवातीन का आईसीयू में दाखिल होना और खुदा न खास्ता ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पे जाना, और फिर डेथ की रेशो ये बहुत ज्यादा होती है उन खवातीन में जो हामला और उनको कोरोना हो जाए। लेकिन अगर इनको वैक्सीन लगा दी जाए तो वो इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बच सकती हैं। और वैक्सीन के अभी तक प्रेग्नेंट खवातीन में साइड इफेक्ट नहीं आए। और दोस्तों, प्रेग्नेंट खवातीन के यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं 11.5% चांसेस ज्यादा होते हैं उनमें कोविड की मुंतकिली के। तो ये मुंतकिली भी बचाई जा सकती है उन खवातीन में जिनको वैक्सीन लगेगी, क्योंकि वो खवातीन जो प्रेगनेंसी के दौरान रिकवर हो जाती हैं कोविड से, या उनको वैक्सीन लगी हो, तो उनकी जो एंटीबॉडीज हैं उनके बच्चों में भी मुंतकिल होती हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसप्लासेंटल डिलीवरी ऑफ दी एंटीबॉडीज के। एंटीबॉडीज की मुंतकिली मां से बच्चे में, इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। तो ये चीज़ बड़ी अहम है जानना उन तमाम लोगों के लिए जो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो उसमें वैक्सीन करवानी चाहिए या नहीं। और इसी तरह से जो प्रेग्नेंट खातून है, अगर उनको खुदा न खास्ता कोविड हो गया है तो वो मास्क पहन के, हाथ धो के अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं, यानी लैक्टेटिंग मदर जो है अपने बच्चों को लैक्टेशन कर सकती हैं। दोस्तों, ये थी कुछ अपडेट, और मेरी कोशिश होगी कि मैं रेगुलरली, यानी एक दिन इस चैनल पे वीडियो डालता हूं और एक दिन अपने मेन चैनल पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।